ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़की की जिसे इतना गंदा समझा गया था कि किसी ने भी उसका नाम तक रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक डार्क नाइट से होती है जो उसको ट्रेन करता है और धीरे धीरे वो सभी डीमंस का राजकुमार बन जाता है और आखिरकार उनका राजा भी। बहुत पुरानी बात है, दुनिया दो अलग अलग राज्यों में बटी हुई थी। बादलों से भी ऊपर एक शाही राज्य था जिसमें एक सफेद बिल्ली का राज था। लेकिन उस सफेद बिल्ली को जमीन के नीचे अंधकार में जीने वाली एक काली बिल्ली से प्रेम हो गया और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम कभी बताया ही नहीं जाता है, अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आता है और गांव के गुरुजनों से मिलता है। आज शिकार का दिन है और वो उम्मीद करता है कि शिकार करके वो गांव के लिए अच्छा खाना ला सके। गुरुजनों में से एक काफी उत्साहित होता है क्योंकि उन्हें बहुत ही दिनों के बाद अच्छा मांस मिलने वाला है। लेकिन उनके मन के कोने में एक सपना दबा पड़ा है। वो ऊपर आसमान में बसाए गए शाही राज्य में जाना चाहते हैं जहाँ किसी को भी किसी बात की चिंता नहीं है। जमीन के नीचे वाले अंधकार के राज्य में रहने वाले लोग गरीब और अत्याचार से पीड़ित थे। सब कुछ अपनी गति से चल रहा होता है कि तभी एक भीड़ भाड़ वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और चीख पड़ता है कि राक्षस आ रहे और वो हमें मार देंगे। और इससे पहले कोई समझ सके, राक्षस गांव के गेट को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। पूरा गांव भय और अफरा तफरी में दब जाता है। सब लोग जो हाथ लगते हैं उसे हथियार बनाकर लड़ने की कोशिश करते हैं। एक गांव की महिला उस छोटे लड़के से कहती है कि सभी बच्चों को गांव से लेकर एक गुफा में ले जाए। गांव में लड़ाई और तेजी से हो रही थी और लड़का बिना देरी किए बच्चों को लेकर भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में एक छोटा लड़का पत्थर से टकराकर गिर जाता है और उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। तभी एक विशाल शार्पेट, जिसे सेंटीपीड मोस्टर कहते हैं, सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये उस भयंकर प्राणी के लिए एक अवसर था जिसे वो अपना शिकार बना सके। बच्चों की रक्षा करने के लिए वो लड़का तुरंत अपनी छुरी निकालता है और उस राक्षस पर हमला कर देता है। लेकिन उस शार्पेट की चमड़ी इतनी सख्त होती है कि छुरी का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। राक्षस एक के बाद एक कई बच्चों को मार डालता है और अब सिर्फ एक भाई बहन की जोड़ी ही बची होती है। लड़का समझ जाता है कि वो इस राक्षस को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो भागने लगता है। लेकिन जैसे ही राक्षस उनके पीछे आता है, उस भाई का दिल मजबूत हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान देगा। वो उस लड़के से कह देता है कि जाओ मेरी बहन का ख्याल रखना, और अपनी जान गवा देता है। आखिरकार वो लड़का छोटी सी लड़की को लेकर गुफा तक पहुंचता है, लेकिन पॉइजन के असर होने की वजह से लड़की थोड़ी ही देर में मर जाती है। लड़का बहुत ही विवश हो जाता है और दुख में डूब जाता है। रात ढलने पर वो उस छोटी लड़की की लाश को उठाकर गांव वापस लाता है, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। जिधर भी वो देखता है बस लाश ही लाश दिखाई देती है। जितने भी लोग उसके जीवन का हिस्सा थे सभी एक पल में खत्म हो गए। वो बहुत ही बेबस हो जाता है और एक फावड़ा उठाता है और अपने गांव के सभी लोगों के लिए एक अकेला ही विशाल कबर खोदना शुरू कर देता है। दिन बीत जाते हैं और तभी एक दिन एक अनजान योद्धा उस जगह से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एक अकेला लड़का मिट्टी को खोद रहा है। योद्धा उस लड़के से कहता है कि वो एक गांव की तलाश में था। लड़का सिर्फ एक ही जवाब देता है कि अब वो गांव खत्म हो चुका है। वो योद्धा लड़के के सामने एक रोटी डालता है और वो कहता है कि अगर वो ऐसे ही अकेला मिट्टी खोदता रहा तो एक दिन उसकी भी मौत हो जाएगी। योद्धा अपना नाम बताता है और उसका नाम शिगर होता है। वो उस लड़के के पास बैठ जाता है और उसका नाम पूछता है। लड़का सिर्फ इतना कहता है कि उसका कोई भी नाम नहीं है, गांव वाले जैसे ही बुलाते थे उसको वैसे बुला सकता है। तो इसके लिए उसके लिए ये भी कोई मायने नहीं रखता है कि स्कार उसे क्या बुलाएगा। वे लड़का शेर से पूछते है कि अंधकार के राजा ने इतने भयंकर राक्षस दुनिया में क्यों छोड़ रहे हैं। शेर सीधा जवाब देता है कि राजा की अपनी परेशानी है, उसे इंसानों की खुशी से तुच्छ मामले से कोई भी रुचि नहीं है। ये सुनकर लड़का फिर से मिट्टी खोदने लगता है और शेर से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं समझ सकता है कि जो उसके साथ हुआ है। बाकी सभी को ये बेकार लगी, लेकिन उसके लिए ये एक काम है जो उसे लगता है कि उसे करना चाहिए। लड़का कहता है कि जमीन और आसमान के बीच का फर्क सिर्फ बेकार सोच है। जब इंसान मिट्टी में दफन होता है तो सब कुछ एक जैसा होता है। तब शेर एक तलवार उसके सामने फेंक देता है और कहता है कि इसे उठाओ। एक ठंडी आवाज में कहता है कि इससे बेहतर तरीका एक बड़ी खबर खोदने की बजाय। लड़का बिना सोचे समझे तलवार उठाता है और कवर को हटाता है। अगली पल से उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट की उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन शेर एक अनुभवशाली योद्धा है। वो बार बार लड़के की रक्षा को तोड़ देता है। लड़ाई के दौरान स्कार एक बड़ा राज खुलता है कि वो कभी अंधकार का राजा बनने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो चुना नहीं गया और मरने जीने की ताकत देने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, अंधकार का राजा। वो लड़के को समझाता है कि अगर उसे सच में देश को संभालना है तो एक रास्ता है, उसे स्वयं अंधकार का राजा बनना होगा। लड़का धीरे धीरे समझने लगता है कि कोई देवी शक्ति उसकी किस्मत को नहीं बदलने वाली है, उसे खुद अपनी तकदीर को लिखनी होगी। और जोर से चिल्लाता है, मैं राजा बनूंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, और फिर अपनी पूरी ताकत का जोर लगाकर शेर की तलवार को हटा देता है। शेर एक अजीब सी हंसी हंसता है जो कि लड़के को थोड़ा परेशान कर देती है और कहता है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इस अंत में उसके लिए कोई चमत्कार बचा होगा, और कुछ ही पल में वो नीचे गिर जाता है। लड़का तुरंत अपने नए उस्ताद की चिंता करता है, लेकिन शेर बस एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, मेरा अब समय खत्म हो चुका है। उसके आखिरी शब्दों में एक आदेश होता है। वो लड़के से कहता है कि उसकी तलवार उठाए और राजधानी की तरफ निकले। वहां पर उसका एक भवन है। फिर वो एक और बड़े राज को खोलता है कि स्कार असल में
समय शाही परिवार से था और जिस व्यक्ति के हाथ में यह तलवार होती है वही उस वंश का अगला उत्तराधिकारी माना जाता है। स्कार लड़के से कहता है कि इस तलवार को उठाओ और घोषणा करो कि तुम अंधकार के राजा हो और राजा के उत्तराधिकारी भी। फिर वो एक और योद्धा का जिक्र करता है जिसका नाम वेलस होता है और वो कहता है कि तुम उससे जाके मिलो, अगर उसने तुम्हारी तलवार चलाने की तलाश देख ली तो वो तुम्हारा जरूर साथ देगा। स्कार कहता है वो मानता है कि दुनिया अब सही तरीके से नहीं चल रही है और सब उसे बदलने की जिम्मेदारी लड़के के हाथ में दे देता है। स्कार कहता है कि मैं बहुत ही समय से एक खोखला इंसान था, मेरा अंधकार कमजोर हो चुका है और अब समय आ गया। और इस तरह से एक नेमलेस लड़का एक नई तकदीर लिखने के लिए तैयार हो जाता है। बोझ से झुका हुआ और छोटा लड़का स्कार के शरीर के पास आकर रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं एक तेज रोशनी की लहर फैल जाती है। स्कार हैरान हो जाता है, जो लड़का अंधकार में पैदा हुआ था उसके आंसुओं में ऐसी रोशनी कैसे निकल सकती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए स्कार बस इतना कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और इसी नए लक्ष्य के साथ वो नेमलेस लड़का अब तय कर चुका था कि उसने अंधकार का राजा उत्तराधिकारी बनना है, एक ऐसी दुनिया बनानी हो जिसमें कोई भी दुख ना हो। लेकिन तभी आसमान के ऊपर एक नई भय का जन्म होता है। एक अंधकार की सेना सफेद राज्य की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन महारानी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके पास था एक शक्तिशाली अस्त्र, प्रोजेनिटर रून। जैसे ही उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया एक तेज जादुई रोशनी की किरण बाहर निकलती है और एक ही झटके में दुश्मनों को खाक बना देती है। ये रून किसी भी दूसरे रून से बहुत ही शक्तिशाली थी, इसलिए अंधकार के राक्षस इसके पीछे पड़े थे। लेकिन महारानी आयरिस के वीर सैनिकों ने भी कसम खा ली थी कि वो इसे चुराने नहीं देंगे। सैनिकों की अगुवाई कर रहा था एक वीर योद्धा फ्यूज, उसके साथ थे रोशनी के अन्य योद्धा जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी रानी और रण की रक्षा कर रहे थे। वहीं उसकी छोटी बहन और एक और महान प्रिस्टेस एक्जामा अपनी जादुई शक्ति को उपयोग करके सैनिकों के लिए एक रक्षा कवच बनाती है। अंत में उन्होंने अंधकार के राक्षसों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई के बाद में महारानी आयरिस वापिस अपने महल की तरफ लौट चुकी थी। फ्यूज का छोटा भाई थियो खुशी से उछल पड़ता है अपने बड़े भाई को देखकर और उसके साथ ही एक सुंदर और बलशाली प्रिस्टेस एक्सलामा। जैसे ही एक्सलामा उनसे मिलने के लिए जाती है अपनी छोटी चिंता व्यक्त करती है। उसका मानना था कि महारानी आयरिस अंधकार के राजा को मारने को लेकर शायद से दुविधा में थी। तुम्हें नहीं लगता कि अंधकार भी इस दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी है, एक्सलामा पूछती है। लेकिन फ्यूज इस बात को टाल देता है और वो कहता है कि महारानी आयरिस पूरी तरीके से तय है कि वो अंधकार के राजा का पूरी तरीके से नाश करेगी। इधर आयरिस अपने पूर्वजनों से मिलती है और उसे अंधकार के अगले हमले की चिंता सताने लगती है, इसलिए वो फैसला करती है कि सेना की ट्रेनिंग और भी कठोर बनाया जाए। इस बीच हम वापिस से उस छोटे लड़के की कहानी पर आते हैं। अंधकार का नया उत्तराधिकारी जो कि अब नए सफर पर निकल चुका है और पहुंचता है एक महायोद्धा के सामने वेलेस के पास। जैसे ही वेलेस उसके हाथ पर शेर की तलवार देखते है उसका चेहरा एक गुस्से से भर जाता है। वो उसको चोर बोलकर ग्रस्त है और बिना सोचे समझे वो तलवार निकाल लेता है और उसे वापस लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लड़का तुरंत कहता है कि शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर वेलिस और भी धधक हो जाता है और उसे लगता है कि कहीं इस लड़के ने शेर को तो नहीं हराया। उसका शक मजबूत होता है और वो तुरंत एक ब्लैक मैजिक से वार करता है। लेकिन कुछ ही पल में उसे समझ में आता है कि ये लड़का स्कार का मुकाबला करने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। अभी वो उस लड़के से पूछता है कि तो बता तू यहाँ पर क्यों आया। लड़का अपनी आंखों में एक नया विश्वास लेकर कहता है कि शेर ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, उसने मुझे अपनी तलवार दी और मुझे अंधकार का राजकुमार घोषित किया। ये सुनकर वेलिस तुरंत अपनी तलवार को अपनी मयान में रख लेता है। उसे समझ में आ चुका था कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है और वो चुपचाप उसे शेर की हवेली तक ले जाता है। वापिस से सफेद राज्य में महल में एक्सलामा महारानी आयरिस को एक मंदिर में प्रार्थना करते हुए देखती है। वो मजाक में कहती है कि तुम तो किसी प्रिस्टेस जैसी लग रही हो, रानी जैसी बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है, क्या पूरा अंधकार का राज्य प्रोजेनिटर रून के पीछे पड़ा है। महारानी आयरिस गहरे स्वर में कहती है कि हाँ, लेकिन वो सबसे बड़ा खतरा है। वो खुद अंधकार का राजा है, उसकी भूख कभी भी खत्म नहीं होगी और रून को सिर्फ अपने लिए चाहता है और उसके लोग भूख और शोषण में जी रहे। और इस तरह से एक नई युद्ध की कहानी लिखी जा रही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें रोशनी और अंधकार दोनों अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे। महारानी आयरिस चाहती कि अगला अंधकार का राजा पुराने समय की तरह संतुलित बनाए रखे। लेकिन जैसे ही और एक्सलामा इस बारे में चर्चा कर रही थी एक योद्धा दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि महारानी पश्चिम राजधानी की ओर से आक्रमण हो चुका है। इस आक्रमण का लीडरशिप कोई और नहीं बल्कि खौफनाक बाल कर रहा था। ये सुनते ही महारानी आयरिस एक्सलामा को सैनिकों को तैयार करने के आदेश देती है और फ्यूज को सेना की अगुवाई करने के लिए भेजती है। अभी हम देखते हैं महारानी आयरिस को जो कि एक भव्य और तेजमय रूप में जब वो अपनी शक्तिशाली पंखों से आसमान में उड़ती है। एक्सलामा अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों का उपयोग करके सभी लोगों को संदेश भेज देती है कि मैटिस पश्चिम राजधानी में राक्षसों के अटैक से उलझ रही है। ये सुनते ही सैनिक अपनी तलवारें और ढाले लेकर तैयार हो जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, बाल का संपूर्ण नाश करना, लेकिन ये आसान नहीं था। इधर बाल अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था और उन मैटिस पर तूफानी आक्रमण करता है जो कि उसके सामने आता है और उसे भस्म कर देता है। वहाँ छुपे हुए जादूगर भी सुरक्षित जगह को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाल उनके गाड़ियों को एक एक करके तोड़ने लगता है। जैसे ही अपनी विशाल
विशाल पांव से जमीन की सेना को कुचलने वाला होता है तभी एक जोर से आवाज आती है, रुको। ये आवाज थी एवलोन के नेता महान योद्धा एल्टीना की। एलांटे की अगुवाई में एक दल बना जो जादूगर और सैनिकों से मिलकर तैयार किया गया था। एलांटे अपनी आत्मा और शक्तियों का उपयोग करके बाल पर अटैक करता है और 2-3 बार को सही तरीके से उसके ऊपर मार देता है, लेकिन राक्षस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। बाल मुस्कुराता है जैसे वो कह रहा हो बस इतना ही। एलांटिया हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि अगला बार वो कैसे करे, लेकिन तभी रोशनी का एक तीव्र झलक पूरी युद्ध भूमि में फैल जाता है। महारानी आयरिस सफेद राज्य की रानी मैदान में आ चुकी थी। वो अपनी तलवार को रून की शक्ति से भर लेती है और सीधा बाल की तरफ वार करने के लिए आने लगती है। ये देखकर बाल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर वो सब एक झटके में उड़ा देता है। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सब कुछ धूल में लिपट जाता है। दूसरी तरफ सैनिकों का एक दल 2 सैनिकों से मिला था और स्वयं को अंधकार की सेना का भगोड़ा बताते हैं। वो अपने हथियार को गिराकर अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हैं, लेकिन तभी अंधकार की शक्ति उन पर हावी हो जाती है और वो वीर सैनिकों पर हमला कर देते हैं। जंगल के घने अंधकार से और भी सैनिक बाहर निकलते जो कि अंधकार से प्रभावित हो चुके होते हैं। वो संख्या में बहुत ही ज्यादा होते हैं और योद्धाओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर महारानी आयरिस बाल का सामना करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि उसका शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है और शक्ति रून से निकालने की कोशिश करते, लेकिन एलांटिया उसे रोक लेता है। वह उससे कहता है कि अगर तूने और शक्ति इससे खींचे तो इसका खतरनाक परिणाम हो सकता है। आयरिस समझ जाते हैं कि अब उसे दूसरा योजना बनाना होगा। एलांटिया अपनी आत्मा की शक्ति उसके साथ मिलाता है, लेकिन ये देखकर बाल निराश हो जाता है। हारी पड़ रहा है। बाल मजाक में कहता है, मुझे लगा था कुछ मजेदार होगा। फिर बिना किसी चिंता के वो युद्ध वाली जगह को छोड़कर चला जाता है। असल में वो सिर्फ मजा लेने के लिए आया था, कोई राजनीतिक या फिर युद्ध का इरादा नहीं था। सूरज की पहली किरण पड़ते ही महारानी आयरिस अपने सैनिकों के घायल शरीरों को देखभाल करती है और एक्सलामा से मिलती है और उसे बताते हैं कि उस युद्ध में उन्होंने क्या क्या खोया है। दूसरी तरफ अंधकार की राजधानी में वहाँ एक राज्य के परिवार में एक नई तनाव की चिंता हो रही होती है। उसका राजा मैदान से लौट चुका था, लेकिन शांति चाहिए ये विचार उसके मन में कभी आया ही नहीं। वह वेलेस से बात करता है और कहता है कि मुझे पूरे संसार को अंधकार में लपेट लेना है, जिस पर वेलेस पूछता है कि पर क्यों। राजा हंसकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अंधकार मोड में फोन ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि डार्क मोड में। वेलेस सिर्फ उसके शब्दों को सुनता है बिना कुछ बोले और राजा फिर आगे कहता है कि सफेद राज्य से मिलकर रहना चाहिए, एक साथ समझौता भी करना चाहिए, पर मैं समझौता नहीं करूंगा। जो भी मेरी राह में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा और मुझे भरोसा है कि मेरे उत्तराधिकारी इस अंधकार को आगे लेकर जाएंगे। रात ढल चुकी होती है। वेलेस जब अपने घर पर लौटता है तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति उसके बैठक पर शांति से बैठा होता है और कोई और नहीं बल्कि वही नेमलेस ग्रेव डिगर लड़का था। और इस तरह से ये कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती, एक नए भविष्य की तैयारी के साथ। वेलेस का एक काम था डार्क किंग के हर पॉसिबल सक्सेसर का ध्यान रखना। इसका मतलब ये था कि वो हमारे हीरो का भी पूरा ख्याल रखेगा। वेलेस हीरो को समझाता है कि एक शाही राजा सिर्फ शॉट चलाने में ही माहिर नहीं होता है, बल्कि उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए। वो हीरो से कहता है कि उसका जो अभी बोलने का तरीका है वो राजा लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसको अपनी स्पीच पर काम करना होगा और साथ ही उसको किताबें भी पढ़नी होगी जो किंगडम रूल करने की जानकारी देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। हमारा हीरो वेलेस के साथ ट्रेनिंग करता है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कम्युनिटी की छोटी मोटी मदद भी करता है। धीरे धीरे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको सेकर का पुराना रॉयल ड्रेस मिलता है जो कि उसने तब पहना था जब वो हीरो की उम्र का था। तभी हमें एक और थ्रोन की कैंडिडेट दिखाई देती है जिसका नाम लेडी ग्रोजा होता है। वो अपनी आर्मी ऑफ सेंट्स के साथ फील्ड में होती है। उसके सामने 3 बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको लेडी ग्रोजा बिना किसी दिक्कत के जलाकर राख कर देती है। अपने इस जिद पर वो गर्व महसूस कर रही होती है, लेकिन तभी एक बचा हुआ मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। उसके पास अटैक करने का वक्त नहीं होता तो वो बस अपने आप को इम्पैक्ट करने के लिए तैयार कर लेती है। और बिल्कुल उसी वक्त पर हमारा मेन हीरो वहां पर आता है और एक ही बार में उस बीस्ट को काट डालता है। लेकिन लेडी ग्रोजा उसकी शानदार पर्सनैलिटी और सुंदरता को देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है और उसके सोल्जर्स उसको वापिस से हिलल्टी में लेकर आते हैं और रात को हीरो को एक लोकल बार में मिलने का इनविटेशन देती है। यहाँ पर लेडी ग्रोजा उसे बताती है कि अगर उसने मेहनत की तो उसे एक सच्चा प्रिंस ऑफ डार्कनेस माना जाएगा और उसे एक खास तलवार मिलेगी जो कि वो पूरे शहर में फ्लैक्स कर सकता है। और उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि एक लाल बालों वाला आदमी जिसका नाम एडल होता है वो उनकी बातें छुप कर सुन रहा होता है। दूसरी तरफ पैलेस के ऊपर रानी पैलेस में हुए रिसेंट अटैक को समझने की कोशिश कर रही होती है। उसको ये अजीब लगता है कि वहाँ पर डार्क पोसेस्ड ह्यूमन की प्रेजेंस थी। ये सोचकर रानी आयरिस को अपनी पुरानी जिंदगी याद दिलाने लगती है जब वो और उसकी बहन सीमा दोनों थ्रोन के पोटेंशियल सक्सेसर थे, लेकिन दोनों बहनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि कोई भी किंग बनेगा तो वो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। एक दिन क्वीन ने उन दोनों बहनों को अपने कोर्ट में बुलाया और उनका एवेल्यूएशन किया, लेकिन उसने तभी कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद सीमा रानी से बात करने की जिम्मेदारियों के बारे में बात करती है और आयरिस को डिनर पर बुलाती है। वह उसको ये भी बताते कि उनका एक दोस्त फ्यूज भी उनसे मिलने के लिए बहुत ही
उत्सुक है। आयरिस मान जाती है और वो भी कहती है कि वो भी फ्यूज से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो काफी टाइम से उससे नहीं मिली है। उस रात डिनर के बाद फ्यूज आयरिस को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में आयरिस उससे पूछती क्या वो सच में एक अच्छी रानी बन सकती है। र्यूल उसका कोई भी सीधा जवाब नहीं देता लेकिन उसे वादा करता है कि चाहे कोई भी उसका सावरेन बने वो हमेशा उसकी तलवार बनकर उसकी सेवा करेगा। अगले दिन आयरिस सूरज की तरफ देखते हुए अपने मन में डाउट्स को लेकर खड़ी होती है। तभी उसके सामने एक डार्क एंटिटी आ जाती है। कोई भी गार्ड्स वहां पर नहीं होते तो आयरिस को प्रोजेनिटर रून से थोड़ी ताकत मांगनी पड़ती है। वो इस ताकत का यूज करके डार्क एंटिटी को हरा देती है। इस जीत के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। लेकिन तभी प्रोजेनिटर रून सीधा उससे बात करता है और उससे बताता है कि वही ये सक्सेसर जो थ्रोन पर बैठने के लायक है। आयरिस ये सुनकर अपने आप से वादा करती है कि वो एक बेहद ही अच्छी रानी बनेगी और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी, चाहे इसमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ जाए। उसके मन में बस एक ही मकसद होता है, लाइट और डार्क के बीच का बैलेंस वापस लाना। आज के दिन डार्क किंगडम में हमारा मेन हीरो अपने टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा होता है। टूर्नामेंट पर निकलने से पहले वो वैलिस से पूछते क्या वो सब टूर्नामेंट में शामिल होंगे। वैलिस इनकार कर देता है और वो कहता है कि उसको किंग के कामों में लगना है, लेकिन वो पूरी तरीके से भरोसा दिलाता है कि वो यंग बॉय जो कि शेर के परिवार का प्रतिनिधि है जीतने वाला है। हीरो को धन्यवाद करते हुए वो टूर्नामेंट की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी वो एक कोलोसियम पहुंचता है जहां पर उसको थ्रोन के दूसरे पोटेंशियल सक्सेसर के साथ कम्पीट करना है। एलिना में पहुंचते ही लेडी ग्रोजा टूर्नामेंट के रूल्स बताती है। इसके मुताबिक कंटेंडर इसको सबसे ज्यादा बुरे क्रिएचर को मारना होगा तभी वो अगले राउंड में जा पाएंगे। इसके बाद वो ये भी बताती है कि जीतने वाले को एक लेजेंडरी तलवार द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ ब्लैक मिलेगी। ये स्वॉर्ड सिर्फ अगले किंग के सक्सेसर को ही मिलने वाली है। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और सभी यंग कंपटीटर सेवेस बीस्ट के साथ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो इन मोस्टर को बहुत ही मुश्किल से मार पाते हैं। लेकिन एक कंटेस्टेंट एक बीस्ट के सामने हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन बाकी ये कंटेस्टेंट्स इसका आनंद लेते हुए जैसे ये कंपटीशन से एक एक करके सारे कम हो रहे हो। लेकिन तभी एक नेमलेस बॉय एक्शन में आता है और उस कंटेस्टेंट्स की जान बचा लेता है। लेकिन बाकी ये कंटेस्टेंट्स इसको देखकर बहुत ही नाराज होते हैं और वो धमकी देते हैं कि वो रुक जाए। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स एक साइक्लोप्स को बैटलफील्ड पर भेजते हैं जिसे देखकर कई कंटेस्टेंट्स तुरंत हरा दिए जाते हैं, लेकिन नेमलेस बॉय इससे कुछ अलग कर दिखाता है। वैलिस की सिखाई हुई सभी स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो सक्सेसफुली साइक्लोप्स को मार देता है। इसके बाद टूर्नामेंट का पहला राउंड पूरा हो जाता है और अब सिर्फ दो कंपीटिटर्स ही बचे होते हैं, नेमलेस बॉय और अडेल। वो लाल बाल वाला लड़का जिसे हमने पहले सुना था। ये पता चलता है कि अबेल भी थ्रोन का पोटेंशियल सक्सेसर है। फाइनल बैटल करने से पहले वो दोनों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आपस में बात करते हैं। एडेल नेमलेस बॉय को क्रिटिसाइज करता है कि उसने पहले राउंड में एक दूसरे कंटेस्टेंट की मदद करके अपने आप को वीक दिखाया। एडेल कहते हैं कि डार्क नाइट को रूथलेस होना चाहिए और कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। नेमलेस बॉय इसे नहीं मानता है। उसका कहना है कि लोगों को हर हाल में बचाना जरूरी होता है। दोनों की बात क्लियर होने के बाद नेमलेस बॉय और एडेल फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लड़ाई काफी कठिन होने वाली थी, लेकिन नेमलेस बॉय अपनी सारी स्किल का इस्तेमाल करके जीत जाता है जब वो एडेल की तलवार को एक कड़क वार से हिला देता है। जैसे ही वो अपने ओपोनेंट को कॉर्नर करता है उसे फाइनल बो देने का फैसला नहीं करता। एडेल हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। नेमलेस बॉय जवाब देता है कि ओपोनेंट्स को मारना उसके पर्सनल आइडियाज के अगेंस्ट है। एडेल को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी तलवार लेने के लिए दौड़ जाता है, लेकिन नेमलेस बॉय फिर से किसी तरीके से एडेल को मुश्किल में डाल देता है और ये लड़ाई तब खत्म होती है जब एडेल अपनी हार मान लेता है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है ग्रोजा नेमलेस बॉय को डार्क प्रिंस और थ्रोन का असली सक्सेसर घोषित कर देती है। अवार्ड सेरेमनी के बाद नेमलेस बॉय को उसकी स्वॉर्ड के रूप में लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड मिल जाती है। तब एडेल अपना परिचय देता है और उससे अपने आइडियाज बरकरार रखने की बात करता है। बाद में वैलिस नेमलेस बॉय से मिलता है और उसे टूर्नामेंट जीतने पर बधाई देता है। वैलिस उसे एक खास मिशन देता है जो सिर्फ एक डार्क प्रिंस ही कर सकता है, क्वीन ऑफ लाइट को पैगाम देना। नेमलेस बॉय इसे अपने ऊपर लेने का फैसला करता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो अकेला नहीं जाएगा। एडेल जो कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट है वो उसके साथ जाएगा। अगले दिन एडेल और नेमलेस बॉय एक मैजिकल शिप में लाइट किंगडम के लिए निकल पड़ते हैं। एडेल नेमलेस बॉय को याद दिलाता है कि लाइट और डार्क किंगडम के बीच में जंग चल रही है, इसलिए लेटर को डिलीवर करना उतना आसान नहीं होगा। सबसे बुरे हालत में डार्क किंगडम का दूध सबसे पहले मार दिया जाता है, इसलिए एडेल फैसला करता है कि वो पब्लिक में दूध का डेंजरस रोल अपने ऊपर लिया और नेमलेस बॉय को फ्यूचर में डार्क नाइट बनना है। एडेल नेमलेस बॉय से कहता है कि वो बॉडीगार्ड का रोल निभाए जो कि ज्यादा मुश्किल और खतरनाक नहीं है। गरोजा को एडेल की अचानक दोस्ती दिखाने का तरीका थोड़ा हैरान कर देती है। कुछ घंटों के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचते और वहां पर पहुंचते उन्हें फ्यूज मिलता है। शुरू में जनरल थोड़ा दुश्मना रवैया दिखाता है, इसलिए नेमलेस बॉय अपनी तलवार को दिखाता है, लेकिन एडेल अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके सिचुएशन को शांत कर देता है और अपनी पहली मुलाकात पर भी माफी मांगता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो एडेल फ्यूज से कहता है कि उन्हें क्वीन के पास जाना है क्योंकि उनके पास डार्क किंग का जरूरी पैगाम है। अपने पहले ट्रस्ट इशू के बावजूद फ्यूज उन्हें पैलेस लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही मिनट के बाद नेमलेस बॉय और आयरिस की मुलाकात होती है। नेमलेस बॉय तुरंत ही क्वीन की खूबसूरती से मोहित हो जाता है। क्वीन और एडेल जो कि डार्क किंग के दूत की तरह काम कर रहा होता
आता है। फिर लेटर के कंटेंट पर बात करते हैं। डार्क किंग का कहना है कि वो आयरिस के साथ एक पैक्ट बनाना चाहता है ताकि बाल, जो कि डिस्ट्रक्शन का इनकारनेशन है, को हरा सके। बाल दोनों किंगडम्स में अगर अपना काल कर रहा है और हर जगह कायोस छोड़ने के लिए जा रहा है। आयरिस को पैक्ट पर सोचने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि डार्क किंग अपनी जिद और क्रूटिस के लिए बहुत ही मशहूर है। आयरिस का मानना है कि वो बाल को हराने के बाद डार्क किंग लाइट किंगडम के खिलाफ भी और भी एग्रेसिव हो सकता है। अभी नेमलेस बॉय ये वादा करता है कि अगला डार्क किंग क्रूअल नहीं बनेगा। नेमलेस बॉय के शब्दों को समझाने के लिए एडल आयरिस को बताता है कि डार्क किंग अपना जल्दी तुरंत किसी और को देने वाला है। एडल ये भी कहता है कि अगला सक्सेसर इतना कठोर नहीं हुआ जितना कि अभी का अत्याचारी किंग है। तभी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आयरिस सोचने लगती है कि वो अगले दिन अपना फैसला ले। ल्यूस फिर एडल और नेमलेस बॉय को एक गेस्ट रूम में लेकर जाता है। नेमलेस बॉय फ्यूज से क्वीन के बारे में पूछता है लेकिन फ्यूज तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि वो डार्क किंगडम से नफरत करता है। फ्यूज गुस्सा होकर चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो एडल और नेमलेस बॉय को याद दिलाता है कि वो दोनों लाइट के दुश्मन हैं। जब फ्यूज चला जाता है एडल नेमलेस बॉय को याद दिलाता है कि उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। एडल को लगता है कि उन्हें और नेमलेस बॉय को लाइट किंगडम में पहली बार कदम रखते ही अनजाने तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया है। लेकिन नेमलेस बॉय ये कहकर उत्तेजित करता है कि क्वीन आयरिस नफरत नहीं करती और बाकी सबसे अलग है। नेमलेस बॉय की बात सुनकर एडल को उम्मीद होती है कि क्वीन उनके हक में फैसला देगी। अगले दिन एडल और नेमलेस बॉय क्वीन के फैसले का इंतजार करते हैं। अपना फैसला सुनाने से पहले आयरिस नेमलेस बॉय से एक सवाल करती है। ये सवाल एडल को हैरान कर देती है क्योंकि आयरिस पूछती है कि ब्लैक के लोग अलायंस के बारे में क्या सोच रहे होंगे। नेमलेस बॉय जवाब देता है कि डार्क फेयर के लोग अलायंस को स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नेमलेस बॉय का मानना है कि अलायंस डार्क और लाइट किंगडम के दोनों लोगों की मदद कर सकती है। उसका यह दृष्टिकोण सुनकर आयरिस ये फैसला कर दे कि वो डार्क से मिलकर बाल को मारने के लिए अलायंस बनाएंगे ताकि दोनों किंगडम्स के लोगों का फायदा हो सके। अगले दिन आयरिस डार्क किंगडम के लिए निकल पड़ती है ताकि डार्क किंगडम के साथ वो नए अलायंस पर मजबूत बना सके। लाइट किंगडम पैलेस में फ्यूज सीमा को क्वीन के डार्क किंगडम जाने की बात बताता है। वो ये भी बताता है कि एडल और नेमलेस बॉय को क्वीन के जाने के बाद उन पर नजर रखी जाएगी। सीमा को डर होता है कि क्वीन के एब्सेंस में एडल और नेमलेस बॉय लाइट किंगडम पर हमला ना कर दे, लेकिन फ्यूज सीमा को भरोसा दिलाता है कि वो पैलेस का ध्यान रखेगा ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। उसके अलावा फ्यूज को लगता है कि एडल और नेमलेस बॉय काफी ज्यादा फ्रेंडली है। इस दौरान डार्क किंगडम में डार्क की सेना मोबिलाइज होना शुरू होती है। जैसे ही वो बाल से होने वाले सामना के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जैसा उम्मीद थी, वेलिस और ग्रोजा को लीडरशिप मिलती है और वो अपनी फोर्स को मोबिलाइज करते हैं। अभी बाल आता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। वेलिस तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है लेकिन बाल उनके सोल्जर को मक्खियों की तरह मार डालता है, जो कि वेलिस को बहुत ही हिला देता है और हैरान भी कर देता है। बाल को वेलिस की बेकार कोशिश देखकर बहुत ही मजा आता है। ग्रोजा अपने रोक कैटापल्ट से बाल की तरफ फेंकती है लेकिन बाल उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। ग्रोजा अपने पावर से एक ताकतवर तीर बनाती है लेकिन इसका बाल पर कोई भी असर नहीं होता है। डार्क आर्मी बाल के खिलाफ बहुत ही बहादुर से लड़ते हैं लेकिन उनके प्रयास बेकार हो जाते हैं और वो जल्दी हार जाते हैं। सिर्फ वेलिस और ग्रोजा ही बचे होते जो कि अब डार्क किंगडम की अंतिम रक्षा करने के लिए बचे होते। ग्रोजा एक और ब्लास्ट बाल की तरफ भेजती है जबकि वेलिस अपने सोर्ड समन करता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर बाल से लड़ते लेकिन बाल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वेलिस बाल को मारने के लिए दौड़ते लेकिन बाल का एक कोरोर उसे और ग्रोजा को इम्यूलाइज कर देता है। जैसे ही वेलिस और ग्रोजा बाल के रोर के सामने खड़े होते उनकी जिंदगी के साथ खतरे का सामना होता है। अचानक से डार्क किंग का इंटरवीन होता है और अपने दो वॉरियर को बचा लेता है। बाल और डार्क किंग आखिरी बार फेस टू फेस खड़े होते हैं। डार्क किंग का मन बाल को मारने वाला होता ही और वो लगातार उस पर हमला करना शुरू कर देता है। बाल डार्क किंग का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि वो अपने टाइटल के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आयरिस अपने पावर का इस्तेमाल करती है जो कि प्रोजेनिटर रून से मिलती है और बाल को बंधन में डाल देती है ताकि डार्क किंग को मदद मिले और वो बाल को मार सके। द डार्क किंग ने इस मौके का इस्तेमाल करके बाल को हमेशा के लिए वोल्केनो टार्टरस के अंदर बांध दिया जिससे कि आसमान बाल के सेल के ऊपर से साफ हो जाता है और आयरिस को ये रियलाइज होता है कि वो डार्क किंग के सामने खड़ी है। आयरिस अपना काम कर चुकी थी और जैसे ही उसने बाल को हराया था वैसे ही वो वहां से निकल जाती है। वक्त काफी बदल चुका होता है और लाइट किंगडम में सीमा का मिलना होता है एडल और छोटे लड़के से। एडल अपने बातें शुरू करता है लेकिन सीमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उस डार्क किंगडम के लोगों के बारे में पूछती है। एडल बताता है कि डार्क किंग के लोग जंग नहीं चाहते थे लेकिन जो भी डार्क किंग के हुक्म के अगेंस्ट गया उसे मार दिया गया और ये डार्क किंग बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा था। तभी छोटे लड़के की नजर कुछ देखती है और वो उसकी तरफ भाग जाता है और सभी को कंफ्यूजन में छोड़ते हुए। विंडो के बाहर सीमा देख पाते ही क्वीन आयरिस लाइट किंगडम में वापस आ गई थी। छोटा लड़का क्वीन आयरिस से मिलने के लिए भागता है और आयरिस थकान के कारण बेहोश हो जाती है। खुशकिस्मती से लड़का उन्हें वक्त पर गिरने से बचा लेता है। जैसे ही आयरिस बेहोश हो जाती है वो बताता
बताते कि उसने पैक्ट के टर्म्स को पूरा कर लिया था। फ्यूज और सीमा सीन तक पहुंचते और सीमा ये सोचती है कि आयरिस ने अपनी ज्यादा ताकत लगा दी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। वो दोनों आयरिस को पैलेस तक लेकर जाते हैं और एडेल और वो लड़का अपने गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं। पैलेस के अंदर सीमा अपनी मैजिक इस्तेमाल करके आयरिस का इलाज करती है। सीमा बताती है कि आयरिस ने खुद को प्रोजेंटर रून की ताकत के लिए एक मीडियम बनाया था। आयरिस अक्सर अपने आप पर ज्यादा जोर डालती थी ताकि उसे मिलती हुई ताकत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। गेस्ट रूम के अंदर एडेल ये बताता है कि उसका सीमा पर दिल आ गया और एडेल को ये भी पता होता है कि छोटा लड़का आयरिस को पसंद करता है। लड़का गुस्सा हो जाता है कि एडेल ये सब बता रहा है जबकि आयरिस बुरे हाल में थी। फ्यूज उनके रूम में आता है और वो दोनों बाल की हर हार के बारे में बात करते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है एडेल डिसाइड करता है कि उन्हें और छोटे लड़के को डार्क किंगडम वापस जाना चाहिए। वैसे डार्क किंगडम में ग्रोजा अपने घर की तरफ जा रही है अपने थकान को दूर करने के लिए जो उसने बल के साथ लड़ने में महसूस की थी, लेकिन रास्ते में वो वैले से मिलती जो कि उसे लाइट किंगडम के लिए एक संदेश देता है। अपने थकान के बावजूद ग्रोजा इस काम को अपनाती है क्योंकि इससे डार्क किंगडम के प्रिंस से मिलने का मौका मिलेगा जिससे कि वो अपने दिल की बात रख सकती है। लाइट किंगडम के पैलेस में एडेल और छोटा लड़का क्वीन से मिलने जाते जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। एडेल उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने बाल को हराने में मदद की। एडेल ये भी बताता है कि वो डार्क किंग को ये सलाह देना चाहता है कि वो लाइट किंगडम के साथ जंग बंद करे, पर फ्यूज उससे ये कहता है कि अगर उसने ये कहा तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन एडेल को पूरी उम्मीद है कि उसने डार्क किंग के लोगों की आवाज सुननी जरूरी है जो कि जंग नहीं चाहती। तभी एक गार्ड क्वीन को बुलाता है और डार्क किंगडम से एक संदेश लाया होता है। ग्रोजा रूम में आती है और क्वीन को बताती है कि डार्क किंगडम का संदेश आया है जिसमें किंगडम की शांति बनाए रखने की बात की गई थी। जब तक बाल के द्वारा डार्क किंगडम पर जो नुकसान हुआ था उसे ठीक नहीं कर दिया जाता। क्वीन ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ग्रोजा, एडेल और छोटा लड़का गेस्ट के रूप में लाइट किंगडम में रुकेंगे। क्वीन ने फैसला किया कि वो इन तीनों को लाइट किंगडम में सैर कराएगी। क्वीन ने गेस्ट को थियो से मिलवाया जो शुरू में थोड़ा डर गया था क्योंकि उसने इन गेस्ट को डार्क किंगडम का दुश्मन समझ लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि छोटा लड़का एडेल और ग्रोजा दोस्त हैं। थियो फिर ये दिखाता है कि वो कुछ इंजर्ड स्टार टानोकोस को हील करने की कोशिश कर रहा है जो कि क्यूट मोस्टर होते हैं। उसका बड़ा भाई फ्रोज हैरान हो जाता है कि थियो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। थियो बताता है कि उसने सीमा से कुछ मैजिक सीखा। ग्रोजा ये पॉइंट आउट करती है कि लाइट किंगडम में स्टार टानोकोस बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करते हैं जबकि डार्क किंगडम में वो बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं। विन खुद की इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो डार्क किंगडम के मैजिकल क्रिएचर से भी मिलना चाहती है। एडेल का कहना है कि डार्क किंगडम के मैजिकल क्रिएचर्स का रंग काला होता है और उनका लुक भी बहुत ही डार्क होता है। फ्यूज हंसकर बताता है कि डार्क के लोग खुद भी सिर से लेकर ऊपर तक पूरे काले पहनते हैं। एडेल फिर भी ये कह देता है कि लाइट किंगडम के लोग सफेद रंग के ड्रेसेस पहनते हैं। दोनों हंस पड़ते हैं कि इन दोनों किंगडम के बिल्कुल अपोजिट साइड्स फैशन स्टाइल है। ग्रोजा फिर से सजेस्ट करती है कि वो अपने ड्रेसेस को एक्सचेंज करेंगे और सीमा इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेती है। फ्यूज और एडेल सबसे पहले ड्रेसेस को एक्सचेंज करते हैं। फ्यूज का स्लीपर बेल्ट विजिबल हो जाता है एडेल के ड्रेस में जो कि थोड़ा दिखावा करने लायक हो जाता है। एडेल दूसरी तरफ आर्मर पहनने के लिए उतना एक्साइटेड नहीं होता है। सीमा और आयरिस के बीच में चॉइस करते हुए ग्रोजा डिसाइड करते कि वो आयरिस के साथ अपना ड्रेस एक्सचेंज करेगी, लेकिन सीमा ग्रोजा को बताते कि एक मैसेंजर को क्वीन का ड्रेस नहीं पहना जा सकता है, इसलिए ग्रोजा अपना ड्रेस आयरिस को दे देती है और खुद को टॉवल से ढक लेती है। ग्रोजा का ड्रेस आयरिस पर थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आयरिस ग्रोजा से बहुत ही पतली होती है। सीमा फिर ग्रोजा के साथ अपने ड्रेसेस को एक्सचेंज कर लेती है और फिर वो दोनों बाहर जाकर मेल्स के ओपिनियन लेने के लिए जाती है। एडेल छोटे लड़के को शोल्डर पर उठाकर अपना पिक चूज करने के लिए कहता है और लड़का शर्माते हुए एक एम्बिगुअस जवाब देता है जो कि सभी चीज कहने लगते हैं और आयरोनिकली फ्यूज जो कि नाइट कमांडर है वो सबसे हार जाता है। जैसे ही सबको भूख लगती है सीमा सजेस्ट करती है कि वो सभी मिलकर डिनर करेंगे। सीमा एक मील को कुक करती है और ग्रोजा भी कुछ खाना लेकर आती है जो कि डार्क नाइट किंगडम से आई थी। एडेल को लाइट किंगडम का खाना थोड़ा प्लेन लगता है। छोटा लड़का और ग्रोजा भी इस बात पर एग्री कहते हैं, ये कहकर कि इसमें और थोड़ा मसाला होना चाहिए था। आयरिस, थियो, फ्यूज और सीमा ग्रोजा के खाने को टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि वो एक्स्ट्रा सैल्टी है। सीमा समझ जाती है कि डार्क किंगडम का खाना बहुत ज्यादा मसालेदार होता है। छोटा लड़का फिर ग्रोजा के खाने को सीमा के खाने के साथ मिक्स करता है और वो डिश उसके टेस्ट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। बाकी सभी टेबल पर ये एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं और वो सभी ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि डार्क और लाइट किंगडम का खाना मिलाकर एकदम परफेक्ट ब्लेंड हो गया। जब मील खत्म हो जाता है फ्यूज और सीमा कमेंट करते हैं कि आयरिस का हैंड पिक विल्ड ग्रीन भी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आयरिस फिर प्लान करते हैं कि वो कल सभी को व्हाइट ग्रीन कलेक्ट करने के लिए भेजा जाएगा। ग्रोजा छोटे लड़के को देखकर थोड़ा जलन महसूस करती है जब वो आयरिस के लिए अपना प्यार व्यक्त करने लगता है। रात को ग्रोजा पैलेस के हॉल में घूमती है और वो देखती है कि छोटा लड़का इतनी देर रात तक जाग रहा है। वह उसे अपने विचार सुनाने के लिए कान देने का ऑफर करती है। क्वीन आयरिस की विनम्रता से प्रभावित होकर छोटा लड़का ये बताता है कि उसे अब ये समझ में आ गया कि क्वीन आयरिस भी अब किसी आम इंसान की तरह ही है। ग्रोजा उसे कहती है कि वो भी किसी आम इंसान की तरह है। फिर वो ये वादा करते कि जब तक वो प्रिंस है वो उसके साथ रहेगी और जब वो नया डार्क किंग बन जाएगा तब भी वो उसकी मदद करती रहेगी। छोटा लड़का ग्रोजा के
सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन दोनों ग्रुप्स एक एडवेंचर प्लान करते हैं, इस बार जंगल में वाइल्ड वेजिटेबल इकट्ठा करने के लिए। एडल एक मजेदार ट्विस्ट सजेस्ट करता है, वो कहता है कि हम पेयर्स बनाएंगे और इस गतिविधि को फ्रेंडली कंपटीशन में बदल देंगे। जो डुओ सबसे ज्यादा वेजिटेबल इकट्ठा करेगा वो जीत जाएगा। और गुरोजा का चेहरा इस आइडिया से चमक उठता है क्योंकि इससे उसे छोटे लड़के के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। रिवेज भी इस आइडिया में इंटरेस्टेड होता है, उम्मीद करता है कि क्वीन आयरिस के साथ टीम अप कर सकेगा। वेजिटेबल हंटिंग शुरू होने से पहले आयरिस सबको टिप्स देती है कि कैसे वेजिटेबल्स को ढूंढना और सही तरीके से इकट्ठा करना है। वे इनकी इस क्षेत्र में एक्सपर्टीज को देखकर सब डिसाइड करते हैं कि वो कंपटीशन से बाहर बैठेंगी। और फिर वेजिटेबल कलेक्शन कंपटीशन शुरू होता है और छोटा लड़का थियो के साथ पेयर करता है। उनकी जंगल की नॉलेज काफी ज्यादा होती है और वो आयरिस से सहायता लेती है। आखिरकार आयरिस छोटे लड़के की टीम में शामिल हो जाती है। दोनों को इस एक्टिविटी के दौरान अकेला वक्त मिलता है। फ्यूज और गोरोजा उन्हें देखते हैं और उनके दिल में जलन भरी होती है। गोरोजा बताते हैं कि वो छोटे लड़के के शांति के नजरिए से सहमत है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अगला डार्क किंग बने। फ्यूज भी इंप्रेस होता है कि छोटा लड़का वैसे नहीं जैसा उसने सोचा था। आखिरकार सभी टीम्स अपने हैंड पिकअप काउंट करने के लिए इकट्ठा होती है। गोरोजा और फ्यूज की टीम एक ही खाने लायक खाना लाई थी, जबकि बाकी ये पिक्स उन्होंने बेकार लाया था। आइडल ये कहते हैं कि उसके पिक्स ज्यादा है छोटे लड़के के पिक्स के मुकाबले में, लेकिन काउंटिंग के दौरान छोटे लड़के और थियो की टीम वेजिटेबल कलेक्शन कंपटीशन जीतने वाले रूप में उभर के आते हैं। सब वेजिटेबल इकट्ठा करने के बाद आयरिस खुद खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है, जबकि वो कुकिंग कर रही होती है और बाकी सभी लोग फायरवुड इकट्ठा करके वेजिटेबल सफाई करने में बिजी होते हैं। फायरवुड इकट्ठा करते वक्त फ्यूज और आइडल के साथ छोटा लड़का ये कहता है कि वो लाइट किंगडम में धूप में बैठना पसंद करता है, जो कि डार्क किंगडम में मुमकिन नहीं था, जहाँ रोशनी बहुत ही कम दिखाई देती है। आइडल छोटे लड़के से सहमत होकर इसे सुनता है। अचानक उसे ये रियलाइज होता है कि थियो उनके साथ नहीं है। छोटा लड़का, फ्यूज और आइडल मिलकर थियो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। छोटा लड़का हर जगह देखता है और आखिरकार उसे आयरिस के पास पहुंचता है, जो कि वेजिटेबल ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो आयरिस को थियो की गायब होने की खबर बताता है, छोटा लड़का एक पत्थर पर टकरा जाता है और अपने आप को आयरिस पर गिरा लेता है। दोनों को पानी के स्ट्रीम में गिरते हुए देखते हैं। छोटा लड़का क्वीन से फियो के बारे में पूछता है और उसे ये पता चलता है कि फियो तो पहले ही सीमा और ग्रोजा के साथ चली गई थी। पानी में भागने से उसके कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं और ये देखकर छोटा लड़का शर्मा जाता है, जबकि क्वीन आयरिस भी अपने शर्म को छुपाने में नाकाम रहती है। इस ऑकवर्ड मोमेंट से ये साफ हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं, जो शायद हर किसी को समझ में आ गया हो जो ध्यान से देख रहे थे। इस ऑकवर्डनेस के बावजूद ये पल आगे बढ़ता है। दोनों अपने कपड़े सुखाने के लिए एक अकेले जगह की तरफ बढ़ते हैं ताकि कुछ और वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके। सीमा, ग्रोजा और थियो फिर एडल और फ्यूज के साथ लंच तैयार करने के लिए वापस आते हैं। जब छोटा लड़का और आयरिस वापस से ड्राई कपड़ों में ग्रुप में वापस आते हैं तो ग्रोजा अपने गुस्से को छिपाने में नाकाम होती है जब वो दोनों को साथ में जीतती है। सभी कैरेक्टर्स मिलकर लंच बनाते हैं और आखिरकार वो सभी एक साथ बैठकर स्वादिष्ट मील का आनंद लेते हैं। जैसे फ्यूज ने पहले कहा था, डार्क से आए हुए मेहमान खाना पसंद करते हैं। सीमा भी नमक लेकर आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डार्क के मेहमान ज्यादा मसाला पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और खुशी वाला वक्त होता है, लेकिन ये शांति का पैस ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगले दिन डार्क किंग छोटे लड़के और उसके दोस्तों को तुरंत डार्क किंग वापस जाने का हुक्म देता है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, आयरिस एडल को एक लेटर देती है। लेटर में डार्क और लाइट किंगडम के बीच का एक फ्री ट्रेड का प्रस्ताव लिखा होता है। एडल तुरंत इस पैगाम को लेकर अपने किंग तक पहुंचाने का फैसला करता है, लेकिन फिर अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है और वो कहता है कि डार्क किंगडम में रोशनी की कमी है, जो आयरिस के राज के कारण हो रहा है, जिससे कि जमीन उदास और बेकार हो गई है। आयरिस इसका जवाब देते हुए कहती कि ये बस दुनिया का प्राकृतिक रूप है। अभी एडल का व्यवहार अजीब हो जाता है और वो क्वीन के बारे में लेटेस्ट लाइफ स्टाइल के बारे में लेक्चर देने लगता है। फिर वो एक दैत्य में बदल जाता है और क्वीन पर वार करता है। छोटा लड़का तुरंत अपनी तलवार निकालता है और आयरिस को बचाने के लिए अपने साथी को ही मार डालता है। छोटे लड़के को तेजी और जलवा मूव्स को देखकर आयरिस बहुत ही हैरान हो जाती है। ये घटिया घटना के बावजूद छोटा लड़का फैसला करता है कि अब उसे जबरदस्ती पकड़ लिया गया है और उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने एक्शन के नतीजे सोचता है। क्लॉज से पीटने के बाद छोटा लड़का प्रिजन में अपने घटिया फैसले के बारे में सोचने लगता है। वो समझता है कि उसने अपने जज्बात के तहत अपने साथी को मार दिया जब उसने देखा कि आयरिस की जान खतरे में थी। जेल में रहकर वो अपने एक्शन के को सीक्वेंस को समझने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद जेल में रहकर वो अपने एक्शन के को सीक्वेंस को समझने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद आयरिस, जो कि अब एक सफेद बिल्ली में बदल गई थी, व्यंजन में छोटे लड़के के पास आती है। वो अपनी मैजिक यूज करके उसके जेल के लॉक को तोड़ती है और उसको एग्जिट की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे दोनों एक क्लिप पर पहुंचते हैं जहां पर उस लड़के को अपनी तलवारें अचानक से मिल जाती है। तभी सफेद बिल्ली वापस से अपनी असल रूप में आ जाती है और वो आयरिस थी। पहले तो लड़का ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो एक फैंटेसी दुनिया है, तो उसका शौक होना धीरे धीरे चला जाता है। दोनों हाथ मिलाते जो कि एक तरफ से उनकी एकता का प्रतीक होता है और ये इमोशनल मोमेंट भी होता है। लड़का वहां पर खड़ा होकर वादा करता है कि वो भी शांति के लिए लड़ेगा, बिल्कुल आयरिस की तरह। वो अपने
अपने इंटेंशन को क्लियर करता है जो पहले उसके गुस्से की वजह से गलत समझे गए थे। फिर वो अपनी असली पहचान बताता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है और वो वादा करता है कि एक दिन वो अपने आइडियाज को पूरा करेगा। आयरिस भी वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी और उसके शांति के सपने में पूरा सपोर्ट भी करेगी। लेकिन उनका ये पीसफुल मोमेंट सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान होता है। अचानक लाइट किंगडम के सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते ताकि उस लड़के को गिरफ्तार कर सके। आयरिस बिना किसी झिझक के उससे कहती है कि भाग जाओ। एक आखिरी बार हक करने के बाद लड़का अपनी तलवारें उठाता है और तभी एक स्काई शिप वहां पर पहुंच जाता है जो कि उसे लेने आया होता है। लड़का बिना टाइम वेस्ट के शिप पर चढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। वापस अपने डार्क किंगडम पहुंचकर वो लड़का एक नए इरादे के साथ तैयार होता है। दूसरी तरफ आयरिस भी अपनी जगह पर लौटती है और उसके मन में बस उस लड़के के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसके किंगडम पर एक नए खतरे का साया मंडराने लगता है। एक झुंड भयंकर डार्क बीस्ट का जो कि शायद से डार्क किंगडम भेजे थे किंगडम पर अटैक कर देते हैं। आयरिस बिना देरी की अपने एडवाइजर को हुक्म देती है कि किंगडम के सभी वॉरियर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए। इसी बीच फ्यूज का एक सोल्जर अपने ड्यूटी से कुछ समय के लिए छुट्टी मांगता है। वो कहता है कि उसे आयरिस के लिए एक स्पेशल दवाई को ढूंढना है क्योंकि उसके हिसाब से आयरिस की हेल्थ ठीक नहीं लग रही थी। आयरिस उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और ये भी बताती है कि किंगडम की रक्षा के लिए उसका वहां पर रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फ्यूज उसकी बात नहीं मानता है और उसकी इजाजत के बिना निकल जाता है और सीधा एल्फीमिया के पास पहुंचता है जो कि एक एल्फ किंग है। दोनों लाइब्रेरी में खड़े होते हैं जहां पर फ्यूज अपनी चिंता एलांटिया के सामने रखता है। एलांटिया बताता है कि पहले वाली बैटल में आयरिस काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और खासकर कि उसकी बाल के साथ जो लड़ाई हुई थी। फिर वो एक और बड़ी बात बताता है कि आयरिस की मैजिकल पावर तो वापस आ चुकी है लेकिन उसकी बॉडी की वो मैजिकल नर्व्स अभी तक रिकवर नहीं हो पाए जो पावर को ट्रांसमिट कर सके। इस वजह से उसका मैजिक सही से काम नहीं कर रहा। लेकिन एक सोल्यूशन है। एलांटिया एक मिस्टीरियस एलिमेंट के बारे में बताता है जिसका नाम है प्योर सोल। ये एक रेयर एनर्जी जो कि किसी भी रिमोट केव में पाई जाती है। इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी, ये किसी भी इंसान की मैजिकल एनर्जी को पूरी तरीके से हील कर सकती है। एलांटिया और फ्यूज बिना समय वेस्ट किए लाइट किंगडम के कैपिटल से निकल जाते हैं। उनका मिशन एक ही है, उस केव तक पहुंचना और प्योर सोल को ढूंढकर आयरिस को देना ताकि वो एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत को वापस ला सके। दूसरी तरफ लड़का अब आयरिस से अलग होने के बाद फिर से डिटरमाइंड हो जाता है कि वो एक दिन उससे फिर मिलेगा। ये सोचकर वो अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। हमें दिखता है कि वो वैलिस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वारोसा वहां पर आती है और उसे बताती है कि डार्क किंग ने उसको कुछ क्रिएचर से लड़ने के लिए भेजने का ऑर्डर दिया है। वैलिस को शक होता है कि शायद से ये सिर्फ एक बहाना है ताकि उस लड़के को बिजी रखा जा सके। थोड़ी देर के बाद वैलिस सीधा डार्क किंग से मिलता है और उसको रिपोर्ट देता है कि सारे ट्रूप्स रेडी हैं और लाइट किंगडम पर अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन लड़के को इन सब प्लान्स के बारे में कुछ भी खबर नहीं होती। जब वो कैपिटल से निकलता है तो रास्ते में उसका सामना एक डरावने इविल बीस्ट से होता है। लेकिन ग्रोजा की मदद से वो सभी को एक ही तरह के हरा डालता है। कुछ देर के बाद उसकी नजर एक डार्क किंगडम की शिप पर पड़ती जो कि लाइट किंगडम की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी आसमान से एक झुंड उड़ते हुए क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। लड़का अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है लेकिन ग्रोजा झुक जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सीधा एक क्लिफ के नीचे गिरने लगती है और ये देखकर लड़का बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों क्लिफ के एज पर लटक जाती। जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स अभी काफी नहीं थी तभी एक डरावना डीमन वहां पर अपीयर हो जाता है। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा उस बीस्ट पर टूट पड़ता है। एक डायरेक्ट मूव होता है लेकिन लड़के की हिम्मत और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। दूसरी तरफ लाइट किंगडम की क्वीन आयरिस भी उतनी हिम्मत दिखाती है। डार्क किंगडम की बड़ी आर्मी सामने खड़ी होती है लेकिन आयरिस बिना डरे सीधा बैटलफील्ड में उतरने का फैसला करती है। लेकिन वो अकेली नहीं है। सीमा और उसके मैजिकल वॉरियर्स भी उसके साथ कदम में कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही होती है और डार्क किंगडम के मोस्टर्स एनपीसी मेजेस को मारने वाले होते हैं। लेकिन सीमा लास्ट मोमेंट पर आके सभी को बचा लेता है। जब यह बैटलफील्ड में छाया होता है तभी जनरल फ्यूज और एल्फ किंग एलांटिया अपनी एक अलग मिशन पर होती हैं। दोनों एक अजीब और भयानक कैब में एंटर होते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक डेड एंड मिलता है लेकिन एलांटिया को पता होता है कि ये जितना दिख रहा उतना सिंपल नहीं है। वो अपना एक एरो निकालता है और एक और एरो फ्यूज को दे देता है। बिना टाइम वेस्ट किए एलांटिया एरो को छोड़कर केव के रूफ पर मार डालता है। एरो से जुड़ी रोप उसे ऊपर खींचती है और तभी एक सीक्रेट पैसेज दिखाई देता है। फ्यूज भी एलांटिया की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा एक लूज रोप पर पैर रख देता है जिससे कि वो गिरने वाला होता है। लेकिन एलांटिया तुरंत उसे खींच लेता है और दोनों सेफली पैसेज तक पहुंच जाती हैं। रास्ते में अंधेरा होता है इसलिए दोनों अपनी पूरी गार्ड अप रखते हैं। तभी एलांटिया एक मैजिक पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसके थ्रू उसको एक और हिडन पैसेज दिखाई देता है। फिर एलांटिया अपने सीक्रेट ट्रिक निकालता है और उसके पास कुछ मेकशिफ्ट बम होते जो कि उसने रून की पावर से स्टोर किए हुए होते। फ्यूज और एलांटिया मिलकर सामने के पाथ को ब्लास्ट कर देते जिससे कि एक सुंदर लेकिन टेरिफाइंग क्रिस्टलाइज्ड एरिया दिखाई देता है। एलांटिया अपना स्टाफ यूज करके एक मैजिकल पैटर्न क्रिएट करता है जिससे कि एक नया पाथ का रास्ता खुलता है और फिर वही चीज मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, एक रेडियंट ड्रॉप जो कि क्वीन के लिए एक हीलिंग विचार थी। फ्यूज बिना सोचे समझे उस ड्रॉप को लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन
अलांटिया उसे रोकता है। वो उसे वॉर्न करता है कि ये प्योर सोल वाली एनर्जी इतनी पावरफुल है कि बिना किसी सुरक्षा के इसे हैंडल करना इम्पॉसिबल है। प्रूफ करने के लिए अलांटिया एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पानी में फेंकता है और जैसे ही पत्थर पानी को छूता है वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर अलांटिया फ्यूज को एक और सावधान देता है, लेकिन फ्यूज ये सब सुनने के लिए टाइम नहीं होता है। आयरिस वहां पर दूर कहीं हर सेकंड वीक होती जा रही होती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के पानी में सीधा कूद जाता है और रेडिएंट रोप्स अपने हाथ में उठा लेता है। अलांटिया ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये आदमी किसी भी रिस्क को बिना डरे ले रहा है। अब जबकि हीलिंग मेडिसिन उन दोनों के पास होती है, दोनों बिना किसी देर के वापस किंगडम कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। बैटलफील्ड पर आयरिस अपनी पूरी शक्ति और हौसले के साथ डार्क किंगडम के सोल्जर से लड़ रही होती है। उसके फाइटिंग स्किल बहुत ही लाजवाब होते हैं, लेकिन दुश्मन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो धीरे धीरे थकने लगती है। एक एक करके वो हर एक इन्वेंटर को गिराए जा रही होती है, लेकिन दुश्मन रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। उसकी सांसें बहुत ही तेज चलने लगती है और हालत भी बहुत ही बुरी होने लगती है, लेकिन वो हार मानने का नाम तक नहीं ले रही होती है। सीमा और कुछ और मैजिक्स की मदद से वो एक पावरफुल मैजिक बैरियर बनाती है जो कि पूरे लाइट किंगडम को कवर करता है। जैसे सेल एक्टिवेट होता है, आयरिस की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ डार्क किंगडम में लड़का अपनी खुद की जंग लड़ रहा होता है। एक हॉर्नेट वेस्ट के खिलाफ गोरोजा दूर से अटैक करने की कोशिश करती है, जबकि लड़का बिना सोचे सीधा मोस्टर पर टूट पड़ता है। बैटल इंटेंस होती है, लेकिन लड़का बिना अपनी इनक्रेडिबल स्किल बेस्ट को एक ही फाइनल स्ट्राइक में हरा देता है। उसका चार्ज ब्लेड जमीन को तोड़कर पॉइंटेड रिएप्चर क्रिएट करता है जो कि सीधा बीस्ट को चीर डालती है और इसी के साथ लड़का इस बैटल का विजेता बन जाता है। वो गोरोजा का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सच बोला जाए तो असली MVP तो वही था। विक्ट्री मोड में गोरोजा तुरंत एक सेलिब्रेशन डिनर का आइडिया देती है और लड़का बिना सोचे समझे मान भी जाता है। दोनों शाम को सुकून भरे माहौल में बैठकर खाना खा रही होती। तभी लड़का एक पल के लिए रुकता है और आयरिस से किए हुए वादे को याद करता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये प्रॉमिस उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों न लगे। गोरोजा उसके पास आकर सॉफ्टली पूछती है कि वो फ्यूचर में आगे क्या करना चाहता है, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते एक शॉकिंग मोमेंट पर आ जाती है। गोरोजा खुद अपने दिल की बात कह देती है। वो अपने इमोशन कन्फेस करते है कि वो लड़के से प्यार करती है, लेकिन जैसे ही वो लड़के की आंखों में देखती है उसे समझ में आता है कि लड़के के दिल में सिर्फ एक ही लड़की क्वीन आयर। ये समझने के बाद गोरोजा का दिल टूट जाता है और वो शर्माती हुई आंखों के साथ भाग जाती है। लेकिन चाहे उसका दिल टूट गया हो, गोरोजा फिर भी उस लड़के की मदद करना चाहती है। वो चाहती है कि लड़का अपना राइटफुल थ्रोन हासिल करे। दूसरी तरफ लाइट वापस अपने किंगडम में लौटता है, अपने हाथ में वो प्रीकियस हीलिंग ड्रॉप लेकर। सीमा तुरंत अपने मैजिक की यूज करके आयरिस पर हीलिंग ड्रॉप डालती है और धीरे धीरे आयरिस की हालत बेटर होने लगती है। जैसे ही वो सब स्टेबल होते, सीमा फ्यूज को पूरी सिचुएशन समझाने के लिए बाहर ले जाती है। सीमा बताती है कि वो मैजिकल सीड इरेक्ट किया गया था जो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। ये सुनते ही फ्यूज समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और वो तुरंत नाइट को प्रिपेयर करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम वक्त होता है। आयरिस अभी भी इन सब में थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो प्रोजेंटर रून के पास जाती है ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। अभी उसको लड़के से किया हुआ वादा याद आता है, एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना, और धीरे से मुस्कुराती है एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन फ्यूज उसके साइलेंस को तोड़ता है और वो आकर बताता है कि तैयारी कंप्लीट हो गया है। अब डार्क किंगडम में लड़का देख रहा होता है कि आसमान में एक डार्क फोर्स गैदर हो गई है, कुछ तो बड़ा होने वाला था। जैसे ही उस सिचुएशन को समझने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसको कुछ सिवलिंग्स सराउंड कर लेती है। सब उससे यही सवाल पूछ रहे होते कि डार्क प्रिंस और गोरोजा के वॉर इफेक्टर्स को क्यों अलग रखा गया। लड़का ये सुनकर शॉक्ड होता है, इसका मतलब किंग ने इस बार व्हाइट किंगडम को हराने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स लड़के के सामने आते और उनसे बोलते हैं कि उनके साथ चले। लड़का बिना किसी सवाल के मान जाता है और पास से खड़ी गोरोजा ये सब देखती है। उसकी आंखों में घबराहट और टेंशन दिख रही होती है। लाइट किंगडम में थियो, फ्यूज और सीमा की सारी उम्मीद आयरिस पर रखी होती है, क्योंकि अब एक ऑल आउट वॉर सिर्फ एक कदम दूर था। आयरिस इस बार फिर वही बात सोचने लगती जो वादा उस लड़के ने किया था, ये तो पक्का मिलियन टाइम हो गया। लेकिन इस बार वो बात सोचती नहीं, बल्कि सीधा बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर वो प्रेजेंटर रूल से एक डिमांड करती है कि वो चाहती है कि इसके पावर को पूरे लाइट किंगडम के लोगों में बांट दिया जाए और इस साथ वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। लाइट किंगडम के मैजेस और नाइट फुल पावर में आकर एनिमीज फोर्सेस को पहला झटका देती है। एक तरफ लाइट किंगडम के वॉरियर्स लड़ रहे होते हैं और तभी आसमान से एक टेरिफाइंग प्रेजेंस अपीयर होती है जो किंग ऑफ डार्कनेस होता है। इस बिना किसी देरी के सीधा उसको रोकने भाग पड़ती है। इस दौरान सीमा को एक बड़ी टेंशन होने लगती है। एनिमी फोर्सेस की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। और तभी एक और बड़ी मुसीबत, एक लाइट सोल्जर डार्कनेस से पोजेस्ड हो जाता है और सिवलिंग्स के लिए ट्रीट बन जाता है। लेकिन नाइट तुरंत आगे आकर उसको गिरा देता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बैटल के बीच में थियो भी एक डार्क वॉरियर के अटैक से शिकार होने वाला था, लेकिन उसका गुस्सा लिमिट क्रॉस कर जाता है और अपने मैजिक यूज करके एनिमी को डस्ट बना देता है। वहां नाइट्स को पोजेस्ड सिवलिंग्स को मारना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। तभी सीमा और उसके स्टूडेंट्स मैजिस एक बैरियर बनाते जो कि एनिमीज को रोक सके। यूज भी अपनी जान लगाकर लड़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में आयरिस की सोच आती है, उसका
उसका हौसला दोबारा से उठ जाता है और फिर एक इंटेंस राइवलरी सामने आती है। फ्यूज वर्सेस वेलेस। वेलेस डार्क किंगडम का क्लोज गार्ड था और फ्यूज लाइट किंगडम का। दोनों अपने रिस्पेक्टिव किंग और क्वीन के लिए लड़ रहे होते हैं। जैसे ही दोनों अपनी तलवारों से एक दूसरे को भिड़ते तभी दूसरी तरफ क्वीन आयरिस और किंग ऑफ डार्कनेस अपनी अल्टीमेट बैटल में घुस चुके होते हैं। किंग ऑफ डार्कनेस अपनी असली चाल सामने लाता है और दोनों किंगडम्स का एकमात्र शख्स बनना चाहता है। आयरिस और डार्क किंग एक दूसरे की तलवारों से टकराते और दोनों अपनी अपनी फुल पावर अनलेस करते, एक तरफ लाइट और दूसरी तरफ डार्क। अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कि बैरियर सीमा और मेजर्स ने बनाया था वो धीरे धीरे गिरने लगता है और डार्क फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो लाइट के नाइट्स और मेजर्स को पोजेस कर रही, लेकिन सीमा भी अपनी मैजिक यूज करके उनको फुल फॉर्म में लेकर आ जाती है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में। प्रॉब्लम ये होती है कि पोजीशन कंप्लीटली रिमूव नहीं हो रही थी, इसलिए सीमा प्रोजेंटा रून से एक और बार मदद मांगती है। दूसरी तरफ फ्यूज और वेलिस की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और वेलिस अपनी डार्क फ्लेम से पूरा बैटलफील्ड जला देता है। फ्यूज के हाथ पैर जलने लगते हैं और वेलिस एक विलेन की तरह उसका मजाक उड़ाता है, इतना वीक होने का क्या फायदा। और वही किंग ऑफ डार्कनेस की आयरिस से स्ट्रॉन्ग साबित होता है। एक ब्रूटल अटैक में वो आयरिस को जमीन पर फेंक देता है। आयरिस जो कि पहले थक चुकी थी अब डिस्परेट होने लगती है। एल्मा भी अपनी लास्ट एनर्जी का यूज कर चुकी थी और जैसे ही वो प्रोजेंटा रूल से मदद मांगते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन सीमा हार नहीं मानती। उसी वक्त आयरिस भी वहां पर गुजरती है और अपनी बहन सीमा को हिम्मत न हारने की मोटिवेट करती है। फिर आयरिस बताती है कि अब एक ही चांस है वॉर को जीतने का। वो सारे मैजेस को इकट्ठा करती है और गियर और फेट का इस्तेमाल करती है जो कि सेवेंथ पावर में से एक थी, लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट, कुछ भी नहीं होता है। वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। डार्क किंग धीरे धीरे सीमा और आयरिस की तरफ बढ़ने लगती है। सीमा तुरंत डिसीजन लेती है, वो आयरिस को भेजती है प्रोजेंटर रूम के पास। आयरिस वहां से भाग जाती है और अब सीमा डार्क किंग के सामने अकेले खड़ी होती है। डार्क किंग एक पल का भी वेट नहीं करता है, सीमा पर एक हैवी अटैक छोड़ता है और सीमा पूरे जोर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ एक ही अटैक में डार्क किंग ने उसको पूरी तरीके से ओवरपावर्ड कर दिया था। डार्क किंगडम के अंदर यंग बॉय को डार्क सोल्जर अडेल सामने लेकर जाता है। जैसे ही उसको देखने लगता है उसके चेहरे पर सरप्राइज लिखा होता है, अडेल जिंदा है। पर ये कैसे हो सकता है, उसने तो पहले अडेल को खत्म कर दिया था। अडेल एक हल्की सी हंसी हंसता है और वो बोलता है कि मैं एक पोटेंशियल हेल्थ है, इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। लेकिन बॉय को एक और चीज डिस्टर्ब करती है, अडेल ने पहले क्वीन आयरिस को मारने की कोशिश क्यों की। अडेल बिना किसी हेजिटेशन के सच बता देता है कि आयरिस को मारना डार्क किंग की इच्छा थी। लेकिन सबसे डेंजरस बात तो अब आई, अडेल ये कहकर बॉय का मजाक उड़ाता है कि ये सब तो और अच्छा हो गया, क्योंकि लाइट किंगडम ऑलरेडी तबाह हो गया और ऊपर से डार्क किंग इकलौता शख्स बनने का इरादा रखता है। वो कि अंदर का गुस्सा लिमिट क्रॉस हो जाता है, बस बहुत हो गया। वो बिना सोचे समझे अपनी तलवार खींच लेता है, लेकिन तभी अडेल की बॉडी डार्कनेस से भर जाती है और धीरे धीरे वो मोस्टर फॉर्म में बदलने लगता है। पूरा अंधेरा लिपट के एक राक्षस। वो तुरंत अडेल पर अटैक करता है, लेकिन समझ जाता है कि यह बैटल इतनी आसान नहीं होने वाली। अडेल एक तेज पर्पल एनर्जी बीम छोड़ता है, लेकिन बॉय किसी तरह उससे बच जाता है। अडेल एकदम से अटैक करके डैश करता है, लेकिन बॉय उसके वार को रोक देता है और अडेल पीछे गिर जाता है। दोनों अब एक दूसरे से बार बार टकरा रहे होते हैं और एक अटैक दूसरा अटैक ब्लॉक कर रहा होता है। बॉय अपनी तलवार को फुल पावर में चार्ज करता है और एक भयंकर स्लैश मार के जमीन को फाड़ देता है। बाइक से निकलकर अडेल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या, अडेल को तो एक स्ट्रेच तक भी नहीं आया। उसके मॉन्स्टरस क्लास बॉय के आर्मर को तोड़ देते और एक मोमेंट के अंदर अडेल एक पावरफुल अटैक कर देता है और बॉय की तलवार दूर जाकर गिरती है और फिर अडेल उसको स्वॉर्ड से भोंक देता है और जोर से दर्द में चीखता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ दुख नहीं एक डिटर्मिनेशन भी दिख रहा होता है। ये मोमेंट उसके लिए सबसे बड़ा चांस बन जाता है। बॉय अडेल के अटैक को इग्नोर करके अपनी तलवार उठाता है और फाइनल स्ट्राइक मार देता है। अडेल शॉक में आकर पीछे हटता है और एक डार्क हंसी छोड़ता है, तुम समझ भी नहीं पाए, मैं तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। बॉय के दिमाग में एकदम से एक रियलाइजेशन आती है। अडेल बता देता है कि डार्क किंग का असली प्लान था प्रोजेंटर रून को ऑब्जर्व करना, अगर ये हो गया तो पूरी दुनिया डार्कनेस में समा जाएगी, सिर्फ लाइट किंगडम ही नहीं बल्कि दोनों किंगडम से बर्बाद हो जाएंगे। बॉय की आंखों में एकदम से और भी ज्यादा डिटरमाइंडेड आ जाती है, ये तो सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि एक कंप्लीट विनाश होने वाला। अडेल अपने लास्ट वर्ड बोलता है, धीरे धीरे डार्कनेस में अब्सॉर्ब हो जाता है। अडेल अपने लास्ट वर्ड बोलता है और धीरे धीरे डार्कनेस में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अब बॉय के पास टाइम बहुत ही कम बचा होता है। वो तुरंत लाइट किंगडम की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके रास्ते में एक होर्ड ऑफ डार्क फोर्स आ जाती है और बॉय उनसे लड़ने लगता है। लेकिन एनिमी फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन तभी एक और फिगर फाइट में एंटर करती है, ग्रोजा बिना किसी शर्त के बॉय की मदद करती है और डार्क फोर्स को पीछे हटाने लगती है। अब प्रॉब्लम ये थी, लाइट किंगडम का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा था। बॉय हर तरफ देखता है लेकिन कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। होप धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी एक अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी से फ्लो करने लगती है और एक चमक उसकी पीठ से निकलती है और धीरे धीरे एक नए विंग्स रिवील होते हैं। बॉय हवा में उड़ जाता है और बिना कुछ सोचे लाइट किंगडम की तरफ उड़ने लगता है और वहाँ लाइट किंगडम में किंग ऑफ डार्कनेस सीमा के अंदर नेगेटिव इमोशन भरने लगता है। वो उसके अंदर फेयर, डाउट और डिस्पेयर डाल रहा होता है और ये सिर्फ उसके लिए एक गेम का हिस्सा, क्योंकि अभी भी ये वॉर का अंत खत्म नहीं हो रहा था। लाइट किंगडम में सीमा
दिमाग के अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। उसके दिल के अंदर दुख छुपा था जो अब सामने आने लगता है कि अगर वो भी रॉयल ब्लडेड से थी तो क्वीन उसको क्यों नहीं बनाया गया, क्यों हमेशा आयरिस को ही सब कुछ दिया गया, क्या वो कभी भी अपनी बहन की बराबरी नहीं कर सकती है। लेकिन उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि डार्क फोर्स बहुत ही भारी पड़ रही थी और लाइट किंगडम के मैजेस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। सीमा तुरंत अपने थॉट्स को साइड में रखती है और मैजेस की मदद करती है और तभी क्वीन आयरिस प्रोजेनिटर रूम के सामने बैठती है। उसके चेहरे पर एक घोर शांति होती है लेकिन उसके अंदर सिर्फ गिल्ट और दुख भरा होता है। मैं हार गई और धीरे से बोलती है, लाइट किंगडम को मैं बचा नहीं पाई, बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाई और सबसे बड़ा वादा जो उसने किया था वो उसे तोड़ने वाली थी। आंखों में आंसू गिरने लगती। वो सिर्फ एक ऑप्शन देख सकती थी और वो ऑप्शन उसकी कुर्बानी मांग रहा था कि अगर ये किंगडम नहीं रहा तो डार्क किंगडम में नहीं रहेगा और रविंग शुरू हो चुका था। अगर ये किंगडम नहीं रहा तो डार्क किंगडम में नहीं रहेगा। वो फाइनली किंगडम तक पहुंच चुका होता है लेकिन जैसे ही उसकी नजर किंगडम पे पड़ती है उसके चेहरे पर सिर्फ एक शौक बन जाता है। आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तेजी से धड़कने लगता है। उसको एक बुरा एहसास होता है, आयरिस रुक जाओ। वो पूरी ताकत से दौड़ते हुए रॉयल टेंपल की तरफ बढ़ता है लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। क्वीन आयरिस अपनी पावर को प्रोजेनिटर रूम में इंजेक्ट कर चुकी थी और लाइट किंगडम धीरे धीरे खुद को तोड़ने लगता है। जमीन फटने लगती है, बिल्डिंग्स बिखर जाती है और एक चमक भरी रोशनी पूरे आसमान में फैलने लगती है और डार्क किंग एकदम से हिचकिचाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसको रियलाइजेशन होता है उसके चेहरे पर एक गुस्से भरी चीख निकलती है, आयरिस तुम ये क्या कर रही हो। पर अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं था। फ्यूज पूरे बैटल का सीन देख रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन था, नफरत, दुख और डिप्रेशन का। और वो मन ही मन में बोल रहा होता है, नहीं आयरिस ऐसा मत करो। वो अपने घुटनों पर गिर जाता और एकदम से टूट जाता है और तभी दूर से डार्क किंगडम में रोजा लाइट किंगडम का तबाही का सीन देखती है और उसके चेहरे पर बस शोक लिखा होता है। और वहीं थियो डर के मारे भागने लगता है। उसको सिर्फ अपनी जान बचानी थी और इसी बीच वो फाइनली टेंपल पहुंचता है और जैसे ही उसकी नजर आयरिस के आंसू भरे चेहरे पर पड़ती उसका दिल एकदम से रुक जाता है। वो सब कुछ समझ जाता है। आयरिस मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दुख होता है। माफ करना, मैंने वादा तोड़ा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से में डार्क नाइट की तरफ मुड़ता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और डार्क किंग की तरफ लाइट स्पीड में दौड़ते हुए अपनी तलवार को उसके सिरे में भोंक देता है। एक भयंकर चीख गुजरती है और डार्क किंग तड़पता है और उसका पूरा शक्ति बैलेंस हिल जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी की जीत नहीं होती क्योंकि आयरिस चाह चुकी थी। फ्यूज अब भी सोच रहा था कि ये कैसा सैक्रिफाइस था, ये डिसीजन क्यों लिया। उसके अंदर एक दुख भरा गुस्सा उठता है लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।